Welcome back. In this particular video, I am going to discuss sample practice paper come you can say mock test which I have created for computer science class 12 term 2 assessments. यदि आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं विद सॉल्यूशन तो ये आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में जाके प्राप्त कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा. कंप्यूटर साइंस के टर्म 2 से रिलेटेड ट्यूटोरियल लाइक फुल कोर्स वन शॉट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, most important questions related to computer network and computational thinking, that means I'm talking about stack. इन सब के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं. तो चलिए फिर आज के पेपर को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. नाउ पहली बात तो ये कि जो आपका ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है इट इज ऑफ 35 मार्क्स और इसमें बेसिकली आपके 3 यूनिट्स हैं जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग दैट मींस जो स्टैक से रिलेटेड सिलेबस है वो 5 नंबर का है. देन आपका जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है वो 20 नंबर का है, प्लस जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो 10 नंबर का है. ये मिला के आपके 35 नंबर का ये टोटल होता है. इस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो ये बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहला जो सेक्शन है उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं. ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जो हो सकता है 1 नंबर में भी डिवाइडेड हो, बट टोटल 14 मार्क्स है. देन सेकंड जो सेक्शन बी है ये 3 क्वेश्चन से मिलकर बना है. 3-3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है जो टोटल 9 मार्क्स कंटेन करते हैं. और जो सेक्शन सी है that is basically again consist of 3 questions जो कि 4 marks carry करते हैं. So it becomes what your 12 marks. So overall it becomes what your 35 marks. तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं. So the first question is name and define purpose of basic operations performed on a stack. Stack में जो operations generally हम perform करते हैं उनका नाम क्या होता है और उनका purpose क्या होता है. We all know that कि there are 2 operations we can perform on the stack. One is what pop and one is what your push. Push is basically to insert a new data item, and when we say pop, so it is basically you can say to delete the recent item, right? Recent item in the sense जो stack होता है it works on LIFO concept, last in first out concept. So obviously this is suppose your container and suppose you have entered 4 items, so the last one is what this 4th number वाला item. तो जब आप पॉप करते हैं तो सबसे पहले ये 4th नंबर का आइटम ही यहाँ से डिलीट होता है. सो दिस व्हाट द पर्पस ऑफ दिस पॉप. एंड पुश एज आई सेड यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू डेटा आइटम बिकॉज एक ही एंड होता है, एक ही एंड से मैनेज होता है स्टैक. सो दिस हाउ यू कैन डिफाइन इट. इसका जो आंसर है वो मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ. और जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में जाएंगे, वहां सैंपल पेपर के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे विद सॉल्यूशन ये पीडीएफ अवेलेबल है. आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए इसे वहां से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. सो एज आई सेड दिस इज योर पुश एंड दिस इज व्हाट योर पॉप. इसकी डेफिनेशन आप यहां से देख सकते हैं. I move to the next question. Here it is saying that expand following terms. One is what MBPS and second is what your NIC. So MBPS stand for your megabyte per second, and when it comes to NIC, it is basically network interface card. इस NIC को हम ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं. जब आप अपने कंप्यूटर को लैन केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो ईथरनेट कार्ड जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में माउंटेड हो. नाउअडेज जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये इनबिल्ट होता है. से फॉर एग्जांपल अगर आपका नेटवर्क की चिप खराब हो जाए आपके मदरबोर्ड में तो आप एक्सटर्नल ईथरनेट कार्ड और एज आई सेड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अपने सिस्टम पर माउंट करके लैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मींस वायर्ड मीडियम के साथ में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट व्हिच ट्रांसमिशन मीडिया कैरीज सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट. वी ऑल नो दैट देयर इज ऑप्टिकल फाइबर नाउअडेज जो कि लॉन्ग डिस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन के लिए और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है. तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रैवल करता है दैट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ लाइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट हाउ ड्रॉप टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम योर डिलीट command. Well, your drop table is what basically it is your data definition language का command, and this delete is basically the part of this DML which we all know is data manipulation language. Now drop table actually delete the structure of the table, and when it deletes the structures automatically the data also get deleted from there. So drop table completely database से किसी table को remove कर देता है. However जब delete कमांड की आप बात करते हैं तो ये बेसिकली टेबल में प्रेजेंट डेटा या रिकॉर्ड्स को ही सिर्फ डिलीट करता है. दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस. नाउ द सेकंड इज सेइंग हाउ फेच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द फेच ऑल फंक्शन. वेल जब आप अपने पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं सो देयर इज अ लाइब्रेरी नोन एज व्हाट MySQL कनेक्टर.
इसको आप अपने पाइथन पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इस MySQL डॉट कनेक्टर के ये दो मेथड्स होते हैं, fetch1 एंड fetchAll। ये बेसिकली क्या करते हैं, जब आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को किसी MySQL के डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं, सपोज ये प्रोग्राम है और ये आपका डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस से जब आप कोड के थ्रू इसमें से रिजल्ट सेट जनरेट करवाते हैं, मतलब जो डाटा आपके पास आपके प्रोग्राम में पहुंचता है, दैट वी कॉल एज रिजल्ट सेट। ये जो रिजल्ट सेट होता है, इसमें से आपको सारे रोज को चाहिए या किसी एक रो को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम fetch1 या fetchAll का इस्तेमाल करते हैं। fetch1 इज बेसिकली कि वो जो भी रिजल्ट सेट जनरेट होता है जब आप डेटा रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से थ्रू योर पाइथन प्रोग्राम, तो उसका सिंगल रिकॉर्ड को निकालने के लिए रिजल्ट सेट से fetch1 इस्तेमाल करते हैं, और fetchAll का मतलब सारे ही रिकॉर्ड्स रिजल्ट सेट के लिए एक्सेस कर देता है। अगर मैं इसके आंसर शीट पे जाऊं, इसके सॉल्यूशन को देखूं इस क्वेश्चन पेपर के, सो यहां पर मैंने इसको बाकायदा मेंशन किया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन 2000। इट इज अ टाइप ऑफ डैश स्टेटमेंट। वी ऑल नो दैट डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन 2000, इट इज बेसिकली व्हाट योर DML। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इन RDBMS अ रिलेशन इज व्हाट कलेक्शन ऑफ व्हाट। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब आप बात करते हो, तो उसमें जो उसके खुद की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, उसमें वी ऑल नो दैट रिलेशन इज देयर, टपल इज देयर, कार्डिनैलिटी इज देयर, डिग्री इज देयर, एट्रीब्यूट इज देयर। सो रिलेशन बेसिकली जो होता है कलेक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से टपल्स। टपल का मतलब होता है सिंगल रो या यू कैन से सिंगल रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से मिलकर आपका रिलेशन बनता है। रिलेशन का मतलब हम बात करते हैं किसकी, आपके टेबल की। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। The next question is asking about Surendra had been asked to differentiate between where and having clause by his teacher. He wrote two statements for the same as given below. You have to state which statement is true and which is false. सुरेंद्र को उसके टीचर ने बोला कि भाई आप where और having clause के बीच का डिफरेंस बताओ। तो उसने दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कि दोनों ही ट्रू है या दोनों फॉल्स है। So first is saying that both where and having clause can contain aggregate function. We all know that कि जो having clause होता है group by के साथ यूज करते हैं, और it acts as a post filter जिसमें कि हम aggregate function का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन where clause जो होता है it acts as a pre filter। ये बेसिकली किसी भी टेबल के इंडिविजुअल रिकॉर्ड को ऑपरेट करके इंडिविजुअली ही आंसर रिटर्न करता है। हम इसके साथ कभी भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। एंड व्हेन यू सी द सेकंड वन, वेयर क्लॉज कैन यूज विदाउट द ग्रुप बाय क्लॉज बट हैविंग कैन नॉट। सो वेयर क्लॉज को हम ग्रुप बाय के बिना यूज कर सकते हैं बट हैविंग को नहीं कर सकते, विच इज एब्सोल्युटली द राइट। सो वी कैन से इट इज ट्रू। द रीजन इज व्हाट, हैविंग क्लॉज को हमेशा ध्यान रखें कि ग्रुप बाय की जरूरत या ग्रुप बाय के साथ ही इसको एसोसिएट किया जा सकता है। वेयर वी ऑल नो दैट वी कैन यूज इट विद एनी से कमांड लाइक सेलेक्ट के साथ आप यूज करिए, डिलीट के साथ यूज करिए, अपडेट के साथ यूज करिए, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर फॉलोइंग टेबल क्लोथ। ये टेबल का बना हुआ है क्लोथ के नाम से। वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर दिस फॉलोइंग क्वेरीज। द फर्स्ट वन इज सेइंग दैट सेलेक्ट मैक्स इन ब्रैकेट इट इज प्राइस फ्रॉम क्लोथ वेयर साइज इक्वल टू m। इन द सेंस क्लोथ टेबल में प्राइस सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, लेकिन जो साइज m है। सो जब आप साइज m देखें तो देयर आर 2 m's, और इसमें जो हाईएस्ट प्राइस है दैट इज 1400 एंड व्हाट योर 800। सो डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी योर 1400। नेक्स्ट इज सेइंग दैट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नेम फ्रॉम क्लोथ ऑर्डर बाय प्राइस। इन द सेंस क्लोथ टेबल क्लोथ के नेम को आपको डिस्प्ले करना है। डिस्टिंक्ट लगा हुआ है मतलब रिपीटेड आपको नेम को नहीं लेना है, मतलब जीन्स दिखाएगा, शर्ट दिखाएगा, ट्राउजर दिखाएगा। एक्चुअली यहाँ पे स्कर्ट है, ये शुड बी शर्ट एक्चुअली, तो ये इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और टी शर्ट दिखाएगा। तो टोटल 4 आइटम्स दिखाएगा, जीन, शर्ट, ट्राउजर एंड टी शर्ट, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बाय प्राइस लिखा हुआ है। सो इफ यू सी द प्राइस 500 इज लेस, तो सबसे पहले ये टी शर्ट दिखाएगा। 500 के बाद 11 मतलब ये शर्ट को डिस्प्ले करेगा। 11 के बाद ये 1200 मतलब ट्राउजर को डिस्प्ले करेगा। ट्राउजर के बाद में ये डिस्प्ले करेगा आपकी किसको, जीन्स को। सो ये आपका एक्चुअली रिजल्ट होगा इस सेकंड क्वेरी का। थर्ड इज सेइंग दैट सेलेक्ट सम इन ब्रैकेट इट इज प्राइस फ्रॉम क्लोथ वेयर कस्टमर नेम लाइक S% और साइज इन XL और M।
सो अब हमको प्राइस का टोटल फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन भी है जिसका कस्टमर नेम एस से शुरू होता है। तो एस से शुरू होने वाला शर्ट है, ये शर्ट है, दो है हमारे पास में। एंड साइज जो है वो एक्सएल होना चाहिए, तो एक्सएल में भी शर्ट है। और एम होना चाहिए, तो ये भी एम है। और ये जीन्स जो है वो भी साइज एम है, मतलब ये यहाँ पर इन तीन को कंसीडर करेगा। तो इन तीनों का जो टोटल सम होगा, दिस विल बी 1400, 1100, 2500 प्लस 800, इट विल बी 3300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दिस विल बी 3300, राइट। अगर कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो प्लीज आप मुझे बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ। इट इज सेइंग सेलेक्ट काउंट स्टार। तो काउंट स्टार लग गया, मतलब चाहे नल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करेगा, सारे ही रोज को काउंट करेगा। सो दीज आर 5 रोज, सो आंसर विल बी योर 5। So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next question now. Here it is saying that Chunnu has created the following table to store the record. This is the table which contains admission number, name, class, house, percentage and gender. Based on the table given above, help Chunnu writing queries for the following task. अब इसकी बेसिस पे आपको इनके लिए queries लिखनी। So the first is saying display name and percentage. So what I do, I will take this select name and what your percentage, and now it is saying that of all boys, मतलब जेंडर जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम माई टेबल नेम स्कूल, देन आई विल टेक दिस वेयर आई विल सेट द कंडीशन वेयर जेंडर इक्वल टू, यू ऑल कैन से मेल, एंड इट इज सेइंग दैट हुज नेम सेकंड लेटर इज ए। जिसका नाम का सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए। तो इसका मतलब एंड जो इसका नेम होगा, मैं इसके नीचे लिखता हूं नेम लाइक, यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा लेंगे या सिंगल कोटेशन मार्क, और इसमें जाके आप लिख देंगे बिकॉज इट इज सेइंग दैट द सेकंड लेटर शुड बी ए। तो फर्स्ट में आप अंडर स्कोर डालेंगे, इसका मतलब फर्स्ट में कोई भी लेटर हो सकता है, फिर ए और ए के बाद परसेंटेज डाल देंगे, इसका मतलब कोई भी लेटर यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने अपने सॉल्यूशन में टाइप किया हुआ है वो आपको दिखा देता हूं। सो हियर यू कैन सी आई हैव रिटन द क्वेरी फॉर दिस क्वेश्चन, यू ऑल कैन नोटिस हियर। Let's move to the next one. Here it is saying display average percentage of class. So it means that आपको select करना है, average निकालना है, तो average method लेंगे। percentage का average निकालना है, you all can take it to percentage. Obviously my table name is what your school, and the condition is saying that from class 10. So you all can write where class equal to what your 10, and that's it. इस query को आप execute कर देंगे, आपका answer आपके screen पे आ जाएगा। Let's move to the next question now. Here it is saying that who am I? First, I enforce conditions in SQL query. We all know that condition apply करने के लिए हमेशा हम लोग where clause का इस्तेमाल करते हैं। So the first का answer होगा that is your where clause. The second is saying that I remove a table permanently from a table. Table को permanently, it should be actually database. सो टेबल को परमानेंटली किसी टेबल से डिलीट करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं, वी ऑल नो, इज योर ड्रॉप टेबल। सो द आंसर इज ड्रॉप टेबल। द नेक्स्ट वन इज सेइंग दैट आई यूज टू ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एट्रीब्यूट इन द सेंस किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम आपको ऐड करना है, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल। सो द आंसर वुड बी योर ऑल्टर टेबल। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, एंड वी आर नाउ इन सेक्शन बी जो 3 मार्क्स कंटेन करता है जिसका हर एक क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी देयर आर 2 टेबल्स गिवन, वन इज योर कस्टमर्स, वन इज योर ऑर्डर, और इन दोनों की बेसिस पे इन क्वेश्चंस को हमको देखना है। द फर्स्ट वन इज आस्किंग दैट नेम प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल। कस्टमर में प्राइमरी की कौन है, ऑर्डर में कौन सा है। सो आप नोटिस करेंगे कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है। सो द कस्टमर आईडी हियर, और ऑर्डर टेबल में you all can see this order number. We cannot take this CID here because you can see the data. Here the data is been repeated, right? So order number in order table and CID in customer table are the primary keys. Now the find foreign key in the table order. So foreign key in the sense which are common to the field which is common in both table and which is primary key already exists in the related table. So the customer ID you can see it is present in both the table. Here already it is a primary key. जब आप इसको रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली इस CID को यहाँ पे क्या करोगे, प्राइमरी की बनाओगे। सो द आंसर वुड बी योर CID हियर। द लास्ट वन इज सेइंग दैट कैलकुलेट एंड राइट डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ टेबल ऑर्डर। वी ऑल नो दैट डिग्री का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स,
कार्डिनलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, सो द डिग्री वुड बी योर 5। कार्डिनलिटी मतलब 1 2 3 एंड 4, सो द आंसर वुड बी योर 4। So degree 5, cardinality 4 is answer for this question number 9. Let's move to the question number 10 here. Now here it is saying that write a program to create a stack for managing book details. मतलब बुक बनाना है, इसमें दो फील्ड एंट्री करनी, बुक नंबर और बुक नेम, और उसके लिए आपको तीन ऑपरेशंस के लिए कोड लिखना है। पहला इंसर्ट करना है नया बुक का डिटेल, डिलीट करना है बुक रिसेंटली एडेड, एंड इन सबको डिस्प्ले करना है। मतलब स्टैक बनाना है, उसमें आपका एक पुश होगा, एक पुल का ऑपरेशन होगा, और एक क्या होगा, आपका डिस्प्ले का ऑपरेशन होगा। तो मैं टाइम फैक्टर को देखते हुए इसका कोड आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑल राइट, सो यू कैन सी इन योर स्क्रीन नाउ, दिस इज माय पाइथन कोड जो मैंने ऑलरेडी इसके लिए बना लिया है। सबसे पहले मैं नीचे अपने एग्जीक्यूटेबल पार्ट में चलता हूं। यू ऑल कैन सी मैंने यहां पर सबसे पहले ये अपनी एक लिस्ट रेडी की है बुक के नाम से। मैंने व्हाइल लूप लगा दिया बिकॉज मैं इन तीन ऑपरेशंस को एक साथ करना चाहता हूं, इंसर्ट करना, बुक का डिटेल, डिलीट करना और डिस्प्ले करना। चौथा मैंने यहाँ एग्जिट लिया ताकि मैं इस लूप से एग्जिट हो सकूं। जब आप इंसर्ट को यहाँ पे कॉल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप चॉइस इनपुट कर लेंगे 1 2 3 4 में, इसके लिए मैंने कोड लिखा। मैंने बोला यदि चॉइस 1 होगी तो आप बुक नंबर इनपुट करोगे एज एन इंटीजर, देन बुक नेम इनपुट करोगे एज ऑब्वियसली स्ट्रिंग। अब इन दोनों बुक नंबर और नेम को आप पास कर दो एक आइटम में, जिसको कि हम पुश मेथड में क्या कर देंगे, पास करेंगे। और जब इसको पास करेंगे तो ये जो आइटम हमने इसमें डाला, यहाँ पे एंटर किया था, कहाँ स्टोर करवाना है, बुक में, तो ये पुश मेथड ये काम करेगा। तो अब इस पुश को जब हम कॉल करेंगे तो मैं इसके टॉप में चलता हूं जहां पे मैंने इस पुश मेथड को बनाया। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट माय पुश मेथड। वी ऑल नो दैट कि जब आप किसी लिस्ट में डेटा स्टोर करवाते हैं, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड अपेंड जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड कि मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट लिए। ये आइटम जो हमने नीचे से आइटम पास किया, बुक नंबर और बुक नेम, वो इस लिस्ट में पास हो जाएगा। फिर ये स्टैक में क्या करेगा, इस लिस्ट को ऐड कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब ये कोड से बाहर आप आएंगे तो अगला जो चॉइस, अगर आप डिलीट को देखें तो हमने यहाँ पे पॉप मेथड को कॉल किया। अब पॉप मेथड में क्या होगा कि जो रिसेंटली आइटम ऐड हुआ है उसको ही ये डिलीट करेगा। तो अगर आप ऊपर जाके इस पॉप को देखें तो पहले तो ये चेक कर रहा है कि कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। वी ऑल नो दैट कि अगर स्टैक एम्प्टी होता है सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। सो हमने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज पास कर दिया अंडरफ्लो का। अब यहाँ पे इज एम्प्टी भी हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है खुद से। आप देखें यहाँ पे ये स्टैक जो पास करेंगे एम्प्टीनेस चेक करने के लिए, अगर उसकी लेंथ 0 के इक्वल होगी तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स। तो इफ इज एम्प्टी स्टैक का मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा और यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं कोई स्टैक में आइटम्स हैं तो जो सबसे लेटेस्ट आइटम है, वी ऑल नो दैट कि स्टैक का एक मेथड होता है, यानी लिस्ट का एक मेथड होता है पॉप, जो सबसे एंड का जो आइटम होता है उसे डिलीट करता है। सो स्टैक डॉट पॉप जब आप कर देंगे तो ये लास्ट आइटम को डिलीट कर देगा। एंड सिमिलरली जब डिस्प्ले करने की बात आएगी, जब हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सो वी हैव मेड दिस डिस्प्ले मेथड हियर। आप इसको जाके देखें, यहाँ पे हमने डिस्प्ले बनाया, हमने लेंथ निकाली x की, एंड स्टैक में चूंकि एक ही एंड से डेटा एंटर होता है वहीं से डिलीट भी होता है, और हम जो है इसको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। सो हमने रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाया कि हमारा रेंज स्टार्ट होगा लेंथ -1 से अप टू ये -1 तक चलेगा, और हर बार जो है ये रिवर्स ऑर्डर में प्रीवियस स्टेप -1 से जंप करेगा, और उसके बाद हमारे स्टैक को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो दिस इज व्हाट द कोड, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर पीडीएफ फाइल, यू कैन फॉलो दैट। मैं अब इस कोड को एक बार यहां से रन कर देता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मेरा ये प्रोग्राम रन हो रहा है। यू कैन सी देयर आर 3 ऑप्शंस। मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं। देखिए ये बोल रहा है एंटर बुक नंबर, मैंने डाला 1, नेम में मैंने डाल दिया लेट सपोज C++। नाउ अगेन प्रेस एंटर, इट इज आस्किंग टू एंटर योर चॉइस अगेन, तो मैंने फिर से एक बुक डालनी है तो 1 डाला। बुक नंबर 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया से योर पाइथन, एंटर किया। अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ बुक्स को तो थर्ड ऑप्शन लूंगा, देखिए ये आ गया। इसके बाद मुझे बुक डिलीट करनी तो मैं सेकंड ऑप्शन लूंगा। मैंने 2 बार प्रेस कर दिया एंटर, इसलिए आप देखेंगे अगर आप 3 को प्रेस करेंगे तो कोई भी बुक यहाँ पे नहीं दिख रही, बिकॉज गलती से मैंने यहाँ 2 टाइम इसे प्रेस कर दिया, तो दोनों ही रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो गए। बट द कॉन्सेप्ट आई थिंक वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप इस प्रोग्राम को चाहें तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कोड। मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नाउ वी आर इन सेक्शन नंबर सी, जो उसमें कि 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है।
नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी एंड राइट इट्स डिसएडवांटेज। आप देखें, ये ध्यान दें तो ये एक बस टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रल केबल है जिससे ये सारे नोड एंड यू कैन से द सर्वर इज कनेक्टेड। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो बस टोपोलॉजी होती है ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं है, और अगर इसकी ये सेंट्रल केबल जो है इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, ये वर्क करना बंद कर दे, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। ये आंसर सॉल्यूशन शीट में आपको मिल जाएगा। द सेकंड इज सेइंग दैट ड्रॉ ए केबल लेआउट टू कनेक्ट 4 कंप्यूटर्स टुगेदर यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। नाउ हमारे पास ये 4 कंप्यूटर्स हैं, इनको स्टार के थ्रू कनेक्ट करना है, तो बीच में हम एक सेंट्रल हब या स्विच को प्लेस कर देंगे, इससे इन चारों को कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा स्टार टोपोलॉजी हो गया। क्वेश्चन अगला इसमें बोलता है कि ऑल्सो स्टेट विच नेटवर्क डिवाइस बिटवीन हब एंड स्विच इज मोर सुटेबल। वी ऑल नो दैट कि जो हब होता है वो एक पैसिव डिवाइस होता है या जिसको हम लोग डम्ब टर्मिनल बोलते हैं, जबकि स्विच जो होता है ये एक इंटेलिजेंट हब होता है या इसे एक्टिव डिवाइस भी बोला जाता है। स्विच क्या है, उसके पास एबिलिटी होती है कि जो भी वो डेटा रिसीव करेगा एक एंड से, तो किस पर्टिकुलर नोड को उसको सेंड करना है सिर्फ उसे ही भेजता है। हब में क्या होता है कि जो भी ये डेटा रिसीव करता है उसको जितने भी नोड्स होते हैं सब में एक साथ पास कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये कि बेटर अगर आपको देखना है तो हम सेलेक्ट करेंगे स्विच को। अगर मैं इसके आंसर शीट पे चलूं तो यू कैन सी ये आंसर यहाँ पे मैंने इसका मेंशन किया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 5th जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ माइलस्टोन डेवलपमेंट इन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। राइट 2 की पॉइंट्स अबाउट हाउ 5G कैन इम्पैक्ट सोसाइटी। अब आजकल जानते हैं कि 5G का जमाना आने वाला है, तो कैसे इसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, वो 2 पॉइंट्स आपको इसमें बताने। तो पहला तो ये कि 5G से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, जहां पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस कभी भी किसी भी तरह से किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे सिचुएटेड हो, हम कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं, उसमें काफी एनहांसमेंट होने वाला है। तो ये की पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। मैं वापस इसके आंसर को आपको प्रेजेंट कर देता हूं। सो हियर यू ऑल कैन सी दैट 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डेटा ट्रांसफर इन gigabyte per second, right? And the second, it is expected to be able to support all the devices of the future such as connected vehicles or internet of things. So these are the points you can write for this question. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now you can see there are again one case study is given. There are 2 tables, one is product and one is what your client. इसकी बेसिस पे हमें इनके लिए क्वेरीज लिखनी है। The first is saying that display the detail of clients from Delhi, which I think is not correct because it should be display the details of clients who purchased actually what your face wash, right? Question should be like, ये आपका जो मैंने PDF डाला हुआ है वेबसाइट में, उसमें आप देखेंगे ये लिखा होगा display the detail of client purchased face wash। तो अब इन दोनों टेबल को देखें तो ये इसमें प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी है, मतलब ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। Here it is primary key and here it is what foreign key। तो अब मुझे इन दोनों टेबल का रिलेशन इस्तेमाल करते हुए इसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यदि मैं इसके लिए क्वेरी लिखूंगा, सो ऑब्वियसली आई विल राइट लाइक, बिकॉज यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, सो वी कैन टेक इट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई क्लाइंट टेबल। एंड चूंकि हमें प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट नेम का मैचिंग करना है, सो मैं यहाँ पे ले लूंगा प्रोडक्ट एंड इसके बाद में मैं लिखूंगा वेयर। सबसे पहले मैं ज्वाइन का रिलेशन इसमें बताऊंगा। सो आई विल टेक पहले फॉर प्राइमरी की का टेबल, दैट इज माय प्रोडक्ट डॉट पीआईडी इक्वल टू माय क्लाइंट डॉट पीआईडी। ये हो गया इसका रिलेशन। एंड इसके बाद में मैं बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट का पी नेम है, चूंकि ये यूनिक फील्ड है, देखिए आप इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, बट उसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि पी नेम जो है वो ऑलरेडी यूनिक है। So it should be equal to face wash। तो आप लिख सकते हैं face wash, सेमीकोलन डाल दीजिए। इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नाउ द सेकंड इज सेइंग दैट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले ब्रांड वाइज टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। नाउ थोड़ा सा अगर ऊपर करें इसे, सो प्रोडक्ट का ब्रांड वाइज हमको प्राइस का टोटल करना है। सो यू ऑल कैन से दैट इट शुड बी लाइक सेलेक्ट, टोटल करना है मतलब सम ऑफ योर प्राइस, और आप ब्रांड को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली द नेम ऑफ टेबल इज व्हाट योर प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे आप बोलेंगे सीधे सीधे लिख देंगे ग्रुप बाय
योर ब्रांड, दैट्स इट। ये क्या करेगा, ब्रांड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके उस हर एक ब्रांड का टोटल सम प्राइस का रिटर्न कर देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हुज नेम एंड्स विथ वॉश, राइट। तो डिस्प्ले द प्रोडक्ट डिटेल्स जिनका नाम एंड होता है वॉश से। पहले तो आप लिख दोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई प्रोडक्ट टेबल, इसके बाद में आप बोलोगे वेयर क्लॉज, जहां पे कि ये बोलता है कि प्रोडक्ट नेम शुड बी लाइक इन्वर्टेड कॉमा, पहले कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन एंड जो होगा इट शुड बी विथ वॉश। आप वैसा इसे लिख दीजिए और इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। जनरली क्या होता है, नाम एस से शुरू होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होता है एस परसेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें बाद बोला है इसलिए आप परसेंट पहले लेंगे, वॉश के बाद में ले लेंगे। फाइनल क्वेश्चन जो बोल रहा है इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स यूनिकली, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यूनिक नेम उनके डिस्प्ले करने हैं। सो आप देखिए टेल्कम पाउडर फेस वॉश 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए आप डिस्टिंक्ट क्लॉज लगा देंगे। वी ऑल नो दैट सेलेक्ट, आप लिख देंगे डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में डाल देंगे पी नेम एंड इसके बाद बोल देंगे फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज योर प्रोडक्ट, और जब आप सेमीकोलन डाल के इसे एग्जीक्यूट करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये स्क्रीन पे मैं आपको इसके आंसर जो मैंने लिखे हैं वो दिखा देता हूँ। सो हियर यू ऑल कैन सी आई हैव रिटन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम लाइक परसेंट वॉश। सो ये आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं या पीडीएफ में फॉलो कर सकते हैं। मैं फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं, दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क केस स्टडी। हमको इसकी जानकारी तो जरूर होगी। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट टेक टिप नाउ एजुकेशनल सर्विस इज गोइंग टू सेट इट्स न्यू ऑफिस एट भोपाल विद 4 ब्लॉक्स एज गिवन बिलो। 4 ब्लॉक्स हैं, भोपाल में नया ऑफिस सेटअप कर रहा है टेक टिप नाउ। डिस्टेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर भी दिए हुए हैं। इसकी बेसिस पे बोलता है कि पहला की केबल लेआउट आप बताओ इन सब के बीच में कैसा है। मेरी वीडियोस अगर आपने पहले भी देखी होंगी तो मैंने आपको बताया कि केबल लेआउट लेना है मतलब टोपोलॉजी की बात हो रही है, और आप ध्यान रखें जहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेंथ ऑफ केबल। लेंथ ऑफ केबल कम होगी मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम होगा डेटा ट्रांसमिशन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा, और कॉस्ट तो अपने आप बचेगी। तो अगर मैं इसको बस टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करूं तो अगर आप ए से बी देखें तो ये 40 हो रहा है, अगर बी से डी की अगर आप बात करें सो इट इज 150, और अगर ए से सी की बात करें सो इट इज अराउंड 70 मीटर। सो इट्स बिकमिंग बॉस 110 प्लस 150 260 किलोमीटर। बट अगर आप स्टार टोपोलॉजी बनाने की बात करें तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, सो दिस इज इन ब्लॉक सी, तो उस बेसिस पे दिस इज माई ब्लॉक सी, तो ब्लॉक सी से ब्लॉक ए तो 70 है, यहां से सी से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 120, एंड देन सी से डी का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 60 मीटर। सो 760 हमारा 130 होता है प्लस 120 250 किलोमीटर होता है। तो ऑब्वियसली जो इसका टोपोलॉजी हम बनाएंगे दिस विल बी योर सी ब्लॉक, दिस इज योर ए ब्लॉक, दिस इज योर बी ब्लॉक एंड दिस इज व्हाट योर डी ब्लॉक। ये कुछ इस तरह से स्टार टोपोलॉजी का फॉर्म लेगा। अगला जो क्वेश्चन है दैट सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। ऑब्वियसली सी ब्लॉक जो है, मैं इसे कलर चेंज कर लूं, जो सी ब्लॉक है हमारा उसमें सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स हैं, तो हम वहीं पे सर्वर स्टैब्लिश करेंगे, एंड टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये सेंट्रल लोकेशन बन रहा है तो यहीं पे रखना ठीक होगा। थर्ड में बोलता है कि रिपीटर और हब स्विच का प्लेसमेंट आप कैसे करोगे। तो हब या स्विच तो सारे ही ब्लॉक्स में आएंगे क्योंकि सब में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हब या स्विच की जरूरत पड़ेगी। रिपीटर की अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर में जाके आप देखें तो ये जो डिस्टेंस आ रही थी यहाँ पे 120 मीटर की आ रही थी, तो हमको ब्लॉक सी से बी के बीच में जो है रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। बाकी में 60 और 70 मीटर का डिस्टेंस है तो रिपीटर की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बोलता है एवरी ब्लॉक टू ज्वाइन द इंटरनेट द सर्वर ऑफ नेटवर्क हैज टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वाईफाई। अब हर एक ब्लॉक को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो भाई वर्ल्ड वाइड वेब तो इंटरनेट का एक एप्लीकेशन होता है, तो इससे तो आप कनेक्ट करेंगे नहीं। वाईफाई एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, तो ये तो एक एज ए मीडियम आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो या तो वायर यूज करिए या बिना वायर के वाईफाई डिवाइसेस यूज करिए। इंटरनेट से कनेक्ट अगर आपको करना है इसका मतलब आपको जरूरत पड़ेगी आईएसपी से कनेक्ट होने की। सो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा दैट विल बी योर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
मैं एक बार इसके आंसर्स प्रेजेंट कर देता हूं। सो दिस इज माय ब्लॉक और ये इसके आंसर्स हैं। देखिए ये केबल लेआउट मैंने बताया और जो भी मैंने आपको रीजन बताया कि रिपीटर का रीजन क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है कम है, इसलिए हमने केवल बी और सी में रिपीटर को प्लेस करने का रखा हुआ है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और जो जो चीजें बातें मैंने आपसे बताई वो सारे आंसर्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पे इस आंसर शीट में इस सॉल्यूशन में मैंने लिख दिए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते। सो ये तो मेरी बात हुई इस मॉक टेस्ट कम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की जो मैंने आपके लिए इस कंप्यूटर साइंस टर्म टू ग्रेड 12 के लिए रेडी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को भी बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ आपके सेशन को एंड करता हूँ। नए सेशन में नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. Thank you for watching this video, and please don't forget to like, share, and subscribe as well. Bye bye and take care.